राधे राधे। हाँ, पढ़ेंगे 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। एनसीईआरटी क्लास 12th, बुक नंबर 3। अब बात यहाँ से ही होगा कि आपको लिखने की शैली और इसके कहानी मालूम चलेगा। नहीं तो 1857 के क्रांति के जो भी क्वेश्चन हैं आप पीजी ऐसा ही कर सकते हैं, जो हम लोग पीछे पीवाईक्यू किए हैं और क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। यहाँ से मालूम चलेगा, सारी बातें नहीं लिखा गया है लेकिन कुछ कुछ बातें इसमें लिखा गया है। कहानी पढ़ते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो शुरुआत होगा कि 1857 के जो विद्रोह है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। कब? 10 मई 1857। कौन किया था? सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। इसके पीछे कारण था। क्या क्या कारण है, आगे बढ़ते हैं। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिक से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने सशस्त्र पर कब्जा कर लिया। सशस्त्र जहाँ औजार रखा जाए, जहाँ हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे, उस पर क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान तहस नहस करना, जलना फूकना शुरू कर दिया। ठंडा लग रहा था, लगा लो लोहनिया में। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखानों, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइट काट दी गई। अंधेरे परसते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। ये सब हुआ। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह, हाँ क्वेश्चन में आया था कई बार बहादुर शाह, तो यही मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी रोजे दिनों के सूरज उगने का पहले भोजन रखकर खाकर उठे थे। उन्हें फटाक पर हो हल्ला सुनाई दिया। फाटक पर बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं और क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे करतूत दांतों को खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। 1857 की क्रांति के पीछे एक ये भी कारण है। मुख्य कारण यही देता है कि जो वो करतूस था वो किससे बना था? गाय और सुअर से। और वो बंदूक में जो राइफल में भरा जाता था तो दांत से छील के भरा जाता था। तो हिंदू वाला गाय का मांस नहीं खाता है, अब मेवा मुस्लिम वाला सुअर का नहीं खाएगा। हाँ, तो इसलिए दोनों का नफरत हो गया। दोनों इससे नफरत करने लगे। इसमें हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार पालन या बिना बेधड़क किले में घुस गए। वही लाल किला है आज भी जहाँ से झंडा फहराया जाता है। लाल किला घूमने गए हैं कभी? हाँ, वही लाल किला, वही घर अभी तक चल रहा है। उनकी मांग थी कि बादशाह अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने
एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ये खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम कुछ छावनियों में विद्रोह का स्वर तेज होने लगा। मतलब और तेजी से विद्रोह चालू हो गया। अब पढ़ेंगे हम विद्रोह का ढर्रा। क्या पढ़ेंगे? विद्रोह का ढर्रा। लो, ये एक बढ़ रहा है फालतू और ये एक बढ़ रहा है फालतू, बाकी सब काम की। ठीक है? बोला हाँ। यदि इन विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोही खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाहियों हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोही का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सिपाहियों ने न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने सशस्त्र पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल की सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज पर शक शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोग एकजुट होने और फिरंगियों को सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी अफीलें जारी होने लगी। उस टाइम दोनों एक हो गए थे, कौन? हिंदू और मुस्लिम, और गोरा के पीछे टूट के पड़ गए थे कि जहां मिलेगा कूट कूट देना है। हाँ, तो ये सब अंग्रेज बहुत चालाक था ना, आगे भी चलेगा देखते गया। अब ये दोनों में फूट कैसे हो? अब दोनों में फूट पड़ जाएगा, किसमें? हिंदू और मुस्लिम में। यहाँ तक तो ठीक है कि दोनों एक साथ है और अंग्रेज का क्या है, खिलाफ है। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो समझतो फ्रैंक, जिसमें फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। हिंदी, उर्दू पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता है। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज्यादातर जगह पर अमीरों के घर बार लूटकर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए छिटपुट विद्रोह ने जल्दी से एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और शोषण की सरेआम अवहेलना होने लगी। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बेचने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। असामान्य समय में सामान्य जीवन, ये भी पढ़ ही लेते हैं, छूटेगा तो छूटा रह जाएगा। विद्रोहियों के महीनों विद्रोह के महीनों में शहर में क्या हुआ? उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन की तरफ प्रभावित हुआ। विभिन्न शहरों का रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई और दिल्ली उर्दू अखबार
14 जून 1857 के इन रिपोर्ट को पढ़िए। ये जो रिपोर्ट है पेपर में छपा हुआ था 14 जून 1857 को। यही हालात सब्जियां और साग पालक के भी है। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे थे कि बाजार में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी तो बासी सड़ी जिसे कुजड़ो सब्जी बेचने वाले न रोक कर जमा कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचे से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिराकर रह जाते, क्योंकि चीजें खास लोगों के लिए ही हैं। यहाँ एक चीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा था। मामला यह है कि पानी भरने वाले ने पानी भरना बंद कर दिया। गरीब सुरफा शरीफ लोग खुद घड़ों में पानी भर कर लाते, तब जाकर घर में खाना बनता। हलाल खोर हराम खोर हो गए। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्ला में कोई आदमी आमदनी नहीं हुई, और यही हालात बने रहे तो जिंदगी मौत बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी चपेट में आ जाएंगे। इन दोनों रिपोर्ट उस दौरान दिल्ली के हालात के बारे में अध्याय में दिए गए विवरणों को पढ़े। याद रखिए, अखबारों में छपी खबरें अक्सर पत्रकार पूर्वाग्रह या सोच से प्रभावित होती है। ये बात इसके बारे में कर रहा है जो लिखा गया है अखबार में। इस आधार पर बताया कि दिल्ली उर्दू अखबार लोगों की गतिविधियां किस नज़र को देख। इतिहास कोई ना कोई लिखता है, जो भी चल रहा है अभी दौर में ये भी इतिहास लिखा जा रहा है कि ऐसा भी हुआ होगा कि 10-10 हज़ार पे वोट बिक किया होगा। हाँ, और यहाँ पे एक तानाशाह जैसे ही प्रवृत्ति चल रही होगी। कोरोना सब चीज़ का इतिहास लिखा जा रहा है। और ये कोरोना वाला सुई फोटो पे अपना डाल डाल के और रोज कह रहा कि नहीं सुई ले लेके ना है तभी परीक्षा देने जाना है। पहले सुई दिवा दिवा के देखो ना कितना आदमी मर गया। हार्ट अटैक हो रहा है इतना जल्दी। मान लो कब पहले कैसे आदमी जीता रहा, 80 वर्ष कम से कम जी हित, लेकिन 50-60 नहीं खे जी पाओ। ना ना सही वर्ष जी गया है। हाँ तो पहले के नोड़ा हो, पहले के बूढ़ पुरानिया अभी भी बाड़े। अभी विद्यासागर के बाबा वो सही वर्ष पहुँचले रहन। अभी हो बूढ़वा जिंदे है। यानी जब पहले बैठ के आ राम राम करता था, वो भी बहुत जिंदगी के हो गया वो सबसे, 100 से ऊपरे हैं। तो पहले का ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग स्थानों में विद्रोह के धरे की समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना समन्वय में निहित थी, इसमें कोई शक नहीं। विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेंगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव, देखो नाम याद रखिए, 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है, और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, लाबो लुआब। ये लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। विद्रोही राज, सिस्टन और तहसीलदार, इसके बारे में पढ़ते तो फिर इधर आगे बढ़ेंगे। विद्रोही और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया था। ये पेपर में छपा होगा, यूपी का बात है, वो यूपी में ही सहारनपुर है, सीतापुर भी यूपी में ही है ना। इसी बीच बिजनौर एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन
अवध में तैनात है। तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है? सिस्टर ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है, जनाबे अली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। चलिए हम बुक पढ़ते, ये तो पेपर का कटिंग था उस टाइम का। विद्रोही की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोह में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसी बनाई गई? योजनाकार कौन? अहम सवाल खड़े होते हैं, ये योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे? मौजूद दस्तावेज के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देने कठिन हैं। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोही इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोहियों के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस कैप्टन हेरियस की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहाँ कैप्टन हेरियस तैनात था, वही 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री फर्ज बनता है कि या तो वे हर्षिये को मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने इन दोनों दाखिल खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों को एक पंचायत बुलाई जाए। और इस विद्रोह की शुरुआती इतिहासकार में एक चार्ल्स बॉर्ल ने लिखा था कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइन में जुटती थी। इसका मतलब सामूहिक रूप से कुछ फैसले लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे। सभी का जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रायः एक ही जाति के होते थे। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसला ले रहे होंगे। सिपाही अपने विद्रोह के कार्यधर्ता खुद ही थे, कर्ता धर्ता। नेता और अनुयायी, ये है रानी लक्ष्मीबाई, एक प्रचलित चित्र। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। नेता और अनुयायी, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। 1857 का जो क्रांति था वो सफल नहीं रहा, वो विफल हो गया, क्योंकि वो जो था सुनियोजित करके संगठन नहीं था, अपने मन से चल रहा था। तो कोई भी चीज़ करने के लिए नेतृत्व की जरूरी होती है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोग की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें एक यह था कि वे फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर का भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले में मुगल दरबार में जा घुसे। बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर के सिपाहियों, शहर के लोगों ने
पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी के रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसे ही स्थिति में बिहार के आरा, है ना, बिहार के कहाँ, आरा, आरा में दोबारा वही आरा है जहाँ हम रहते थे, जमींदार कुंवर सिंह, ये रहे जमींदार कुंवर सिंह, अवध के नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने यादें लोगों के जहन में अभी भी ताजा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब युवा बेटे विरजिस कद्र अपना नेता घोषित कर दिया था। सभी जगह नेता दरबार जुड़े व्यक्ति रानियां राजा नवाब तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबर आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था। कहाँ देखा गया था? मेरठ में, जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जा के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नस्ते नाबूद करने का अलख जगा रहे थे। ये देखेंगे नाना साहिब 1858 के अंत में जब विद्रोह में विफल हो गए तो नाना साहिब भाग कर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहिब की साहस और बहादुरी की कहानी हिस्सा बताया जाता है। हाँ जी। हाँ, 21वीं शताब्दी जब 2000 पूरा कंप्लीट होगा तब आएगा। पर गिनती नहीं आता है, गिनती बहुत ही है। हाँ, तू रहिए जिंदा। हमने कहा 2050 तक जिंदा रही हम, तो ढेरे बा। हम तो 2025 होता चलो था नु, 25 वर्ष और जी जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाए। ना, आराम मारे के थोड़ी बा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही ये सुनत रहे कि 2003 में पलटे वाला बा, फिर 2000 कौन में 8 में पलटे वाला बा, पलटते रह गई धरती। यही सबका उम्र है, इसका भी आयु होगा, लेकिन नहीं जानते हैं। अच्छा, पढ़बू कि ना पढ़ू पहले बता। ना तो उहे कल जाओ, ई बंद कर दिया जाओ। कहाँ तक पढ़ लिए थे, आइए यहाँ तक। ऐसे ये तो पढ़े थे ना। चलिए देखते हैं। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदार, आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के गांव वालों संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। अब इतना शाहमल के बारे में दिया हुआ है, तब यहाँ तक पढ़ना है। अब और भविष्यवाणी तो शाहमल पढ़ लेते हैं। जिस तरह से कंपटीशन में पढ़ा जाना चाहिए, जैसे काम है उस तरह से भी नहीं दिया हुआ है। कहानी कोई पूरा पूरा नहीं दिया हुआ है, अधूरा अधूरा दिया। हाँ, तो अभी और आगे आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, जाके ग्रेजुएशन कीजिएगा हिस्ट्री से, और ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है। फिर पीएचडी कीजिएगा, फिर आगे नाम लगाएंगे डॉक्टर।
डॉक्टर कौन हड़ू? डॉक्टर भैंस के? डॉक्टर गाय के? डॉक्टर आदमी के? चलिए। भगवान न कर उसके ऊपर जरूरत पड़े, लेकिन वो रही यही है। जामी तो देखल जाए। चलिए आइए जी, आइए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में 1857 के विद्रोह। दो विद्रोह समय अभी है। शाहमल उत्तर प्रदेश बड़ौत, जो बड़ौच कहलाता है, परगना का एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वहाँ एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे। 84 देश यानी 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी कली नमी थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा, वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों का जमीन बाहरी लोग के हाथ में जा रही थी। इलाके में अन्य आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। तामल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजन व व्यापारी के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन छीन चुकी जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौज का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली के विद्रोह करने वाले सिपाही रसद पहुंचाई, रसद मतलब राशन, और ब्रिटिश हेड क्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी सर्व संचार बंद कर दिया था। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बगल में डोरा डाला, उसे न्याय का भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़े और विवाद का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद से शिक्षित साफ शाह काफ़ी कम उम्र के में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वह एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक थे, इसलिए उन्हें बांग डंका शाह कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुड़ रहे थे। बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों के ओत-प्रोत है। जब 1856 में लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा
लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और तौका ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनका कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं और अंग्रेज उनकी बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण इन्हें लोगों ने इतना अधिकार प्राप्त था। तो आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम अफवाहें और भविष्यवाणी 1.4। ये फिगर जो है ये हैं हेनरी हार्डिंग, फ्रांसिस ग्रेट द्वारा बनाया गया चित्र, जिसमें गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने, वही है लॉर्ड हार्डिंग, ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जिन एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू किया, उनमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था। इनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। अफवाहें और भविष्यवाणी पढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। ये था एनसीईआरटी। ठीक है बाबा।